हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को देख चुके हैं। बहुत आसान शब्दों में उसको समझे थे। आज हम उसके एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 है एमसीक्यू का, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है, तो कल इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा। अब मैं आपको केवल एमसीक्यू के माध्यम से ही समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? तो आपको पता होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था। 1949 में आया था। तो पहला इसका हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया, ठीक है। और बोल दिया जाए कि आरबीआई एक्ट कब आया। आरबीआई एक्ट कब आया? तो ये आया था 1934 में, ठीक है। ये बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुल कितने अध्याय है? तो कितने अध्याय, अध्याय मतलब क्या होता है, भाग बोल सकते हैं। तो कुल कितने अध्याय या भाग कितने हैं? तो याद रखना है आपको 5 अध्याय है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें टोटल कितनी अनुसूची है, तो टोटल अनुसूची है 4 है, ठीक। और टोटल कितने धारा है? तो आपको याद रखना है टोटल धारा है 56, ठीक। ये तीनों को आपको याद रखना है। टोटल भाग है 5, टोटल अनुसूची है 4 और धारा कितने हैं 56। तो क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुल कितने अध्याय है? तो अध्याय है टोटल आपका कितना है 5। आंसर हो जाएगा बी। अगला है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुल कितने धारा, अनुसूची और अध्याय हैं? तो अभी बताया हूँ धारा कितना है, धारा है 56, ठीक है। अनुसूची है 4 और अध्याय है 5। तो 56, अनुसूची 4 और अध्याय 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन से अध्याय में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है? ठीक है, सहकारी बैंक का उल्लेख, ठीक। तो इसको पूरा मैं डिटेल क्लास अपने डिटेल वीडियोस पूरे अपने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आप उसको देखने के बाद ही एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा। तो क्यों, कौन से अध्याय मतलब कौन से भाग में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना है आपको, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में भाग 5 में बताया गया है सहकारी बैंक के बारे में। भाग 5 में मतलब अध्याय 5 में। आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। अगला है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन सी धारा में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है? ठीक है। अब बात आती है, अगर बोल दिया जाए कि कौन से भाग में, तो कौन से भाग में है? तो 5 है। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सी धारा में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है, तो धारा है 56। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, धारा 56 है, ठीक है। तो भाग 5 में सहकारी बैंक और धारा 56 में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका चौथा। अगला है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 26 का में किस शब्दों के स्थान पर सहकारी बैंक शब्द रखे गए हैं? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको भी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की कौन सी धारा, मतलब कि धारा 26 का में किस शब्दों के स्थान पर सहकारी बैंक रखे गए हैं? पहला है बैंकारी कंपनी, दूसरा है बैंक, तीसरा रिजर्व बैंक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बैंकारी कंपनी। बैंकारी है, याद रखिएगा, बैंकारी कंपनी। तो बैंकारी शब्दों के स्थान पर सहकारी बैंक शब्द का यूज किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका एक। अगला है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किस पर लागू नहीं होता? तो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ ये किस पर लागू नहीं होगा। तो याद रखना है आपको, पहला प्राथमिक सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक, इस पर लागू नहीं होता। याद रखना है प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक। दूसरा है सहकारी भूमि विकास बैंक, ये दोनों पर ये लागू नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ए और बी दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। अगला है, एक बैंकिंग कंपनी अपनी स्वयं के उपयोग के लिए आवश्यक अचल संपत्ति को छोड़कर किसी भी अचल संपत्ति को, चाहे वह कितनी भी अर्जित की हो, कौन सी धारा के अनुसार 7 वर्ष से अधिक के लिए अपने पास नहीं रख सकता? कहने का मतलब है, मान लीजिए एक बैंक है, ये बैंक क्या है, इसकी स्वयं की है, स्वयं की संपत्ति है बोल सकते हैं। तो इसको छोड़कर, इसको छोड़कर बात कर रहा है। मान लीजिए कोई एक घर लिया है, लोन लिया है ना, होम लोन लिया है। अब होम लोन लिया है, वो ये दे नहीं पा रहे होम लोन, तो इसको क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, इसको बोल सकते हैं बैंक इसको कब्जा कर लेगा, ठीक है। बैंक इसको क्या करेगा, कब्जा। अब बैंक क्या करेगा, इस जो ये इसके पास जो प्रॉपर्टी है, इसके पास जो अचल संपत्ति है, तो इस अचल संपत्ति को 7 वर्ष से अधिक के अपने पास नहीं रख सकता। 7 वर्ष से अधिक नहीं रख सकता, उसको नीलाम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो 7 वर्ष हो गया है, उसके बाद वो आरबीआई की अनुमति से 7 वर्ष एक्स्ट्रा रख सकता है, ठीक है। ये आपको मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ, ठीक है। तो 7 वर्ष से अधिक वो नहीं रख सकता। ये कौन सी धारा में बताया गया है इस अधिनियम के? तो धारा 9 में बताया गया है। क्लियर है, ठीक। चलिए अगला है, एक चिट फंड कंपनी रुपए की, अगला क्वेश्चन है, एक चिट फंड कंपनी रुपए की एफडी खोलना चाहता है, ठीक है। जो भी है, मान लीजिए एक बात करूं मैं, 10 करोड़ की, ठीक है, 10 करोड़ की मान लो एफडी खोलना चाह रहा है।
3 साल के लिए 10 करोड़ रुपए, वही है 3 साल के 10 करोड़ रुपए की शाखा द्वारा कार्रवाई का तरीका क्या होगा। मतलब कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि एक चिट फंड कंपनी है जो 3 साल के लिए 10 करोड़ का एफडी खोलना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या वो एफडी खुलवा सकता है कि नहीं, ये इसके बारे में बताना है। तो पहला है, शाखा एफडीआर जारी कर देगा। क्या कोई बैंक इसके लिए चिट फंड कंपनी के लिए 10 करोड़ की एफडीआर जारी कर देगा क्या। दूसरा, शाखा प्रधान कार्यालय की सहमति के बाद एफडीआर जारी करेगा। वो शाखा का जो भी प्रधान कार्यालय होगा, वो कार्यालय होगा, जो भी वहाँ का हेड होगा, क्या उसकी अनुमति से एफडीआर जारी कर दिया जाएगा। तीसरा, बैंक एफडीआर जारी नहीं करेगा क्योंकि आरबीआई के निर्देशानुसार किसी चिट फंड कंपनी के नाम पर एफडीआर की अनुमति नहीं देता। चौथा, शाखा एफडीआर खोल सकती है लेकिन केवल 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, किसी भी चिट फंड कंपनी के नाम पे एफडीआर खोला ही नहीं जा सकता, किसी भी चिट फंड कंपनी के नाम से, समझ रहे हैं। ठीक, तो याद रखना एफडीआर जारी ही नहीं करेगा। आरबीआई का ये निर्देश है कि किसी भी चिट फंड कंपनी के नाम से एफडीआर जारी ही नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर तीसरा। अगला है, कटा फटा नोट क्या वह है जो क्या है। आधा नोट, एक बात है, आधा ही नोट पूरा एक कटा फटा नोट है क्या। अपरिवर्तित नोट, तीसरा बेमेल नोट, या जिसका एक भाग गायब हुआ। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो कटा फटा नोट क्या है, जिसका एक भाग गायब हो उसको क्या कहा जाता है, कटा फटा नोट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है, एक बैंक का निदेशक, जो भी निदेशक है, डायरेक्टर कितने वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। तो बैंक का जो डायरेक्टर है उसका कार्यकाल कितना होता है, ये पूरा बता चुका हूँ आपको। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और एक जो निदेशक है वो एक ही बैंक का निदेशक हो सकता है, एक ही बैंक का डायरेक्टर हो सकता है, एक ही बैंक का हो सकता है। मतलब एक निदेशक, एक डायरेक्टर, एक से अधिक बैंक का निदेशक, या एक व्यक्ति एक से अधिक बैंक का डायरेक्टर निदेशक नहीं हो सकता। क्लियर है, एट अ टाइम ना, एट अ टाइम। तो एक बैंक का निदेशक कितने वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है, तो वह 5 वर्ष तक का बना रहता है। अगला है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, वही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 13 के तहत इक्विटी शेयर जारी करने पर बैंकिंग कंपनी द्वारा ब्रोकरेज कमीशन छूट के माध्यम से दे अधिकतम राशि परिश्रमित हो सकता है। पूरा डिटेल आपको मैं समझाया हूँ कि जब भी शेयर जारी किया जाता है, जब भी शेयर को इक्विटी शेयर जारी किया जाता है, तो उसमें जो कमीशन है, उसमें जो ब्रोकरेज है, जो भी ब्रोकरेज दिया जाता है, वो पेड अप कैपिटल का, याद रखना है आपको, पेड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल बता चुका हूँ किसको बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये सब बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये पेड अप कैपिटल का जो ब्रोकरेज है, जो कमीशन है, वो पेड अप कैपिटल का 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2.5% या उससे कम होता है तो इसका आंसर हो जाएगा शेयर के भुगतान का, पेड अप का भुगतान मूल्य का, या पेड अप मूल्य का कितना, 2.5%। अगला है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्री, आरबीआई का गवर्नर, सचिव, वित्त मंत्रालय का सचिव, या आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। तो 1 रुपए के नोट पर याद रखना है आपको, सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का नोट होता है। और 2 रुपए से लेकर वर्तमान 2000 तक, खैर अब तो छपना बंद हो गया, लेकिन आप समझ जाइए 2000 रुपए के नोट तक का किसका रहता है, आरबीआई गवर्नर का रहता है इसमें साइन, ठीक है, समझ रहे हैं। केवल 1 रुपए पे किसका रहता है, सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का रहता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला है, किसमें निर्धारित है कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को हर साल 31 मार्च तक अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना आवश्यक है। तो कौन सा आप एक्ट पढ़ रहे हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ रहे हो, और इसी में बताया गया है कि प्रत्येक बैंक को अपना बैंकिंग जो वित्तीय वर्ष है उस समाप्त होने के पहले, या 31 मार्च तक, 31 मार्च तो खत्म होता है वित्तीय वर्ष, तो 31 मार्च तक उनको अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जिसका बोलते हैं, लाभ और हानि खाता बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तैयार करना जरूरी है। तो वह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला है, बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी अपने नाम के हिस्से के रूप में या अपने व्यवसाय के संबंध में इसका उपयोग नहीं करेगी, और न ही कोई कंपनी भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करेगी जब तक कि वह अपने नाम के हिस्से के रूप में इसमें से कौन सा शब्द का उपयोग ना करे। कुल मिला के ये बोल रहा है कि कोई भी एक ऐसी कंपनी है, कोई भी कंपनी निम्न में से कौन से नाम का उपयोग नहीं कर सकती, ठीक। केवल और केवल बैंक ही जो है वो इनमें से कौन कौन से नाम शब्द का यूज़ कर सकती है, ये बता चुका हूँ आपको। तो याद रखना है, केवल बैंक ही बैंक शब्द का,
बैंकर शब्द का, बैंकिंग शब्द का और बैंकिंग कंपनी शब्द का यूज़ कर सकती है। उसके अलावा कोई भी कंपनी ना तो बैंकिंग कंपनी का, बैंकिंग का, बैंकर का और बैंक शब्द का यूज़ नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? ठीक, तो कौन सा शब्द है? बैंक है, बैंकर है, बैंकिंग है और बैंकिंग कंपनी। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला है बैंकिंग विनियमन अधिनियम मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 26A के अनुसार रिजर्व बैंक एक फंड स्थापित करेगा जिसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीआई धारा 26A के अंतर्गत एक फंड जारी करता है, एक फंड स्थापित करता है जिसको कहा जाता है जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड। इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा इसको, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड। अगला है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है जिसमें बैंकिंग कंपनियां संलग्न हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्या क्या है व्यवसाय है, इस देखा जाए तो बैंक का क्या क्या व्यवसाय है। तो पहला धन उधार लेना, जुटाना या जो भी धन दिया उसको लेना, सार्वजनिक और निजी ऋणों के लिए अनुबंध करना, किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना, ये भी है। सब चीज़ आपको बता चुका हूँ, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बैंकिंग विनियमन अधिनियम की किस धारा के तहत बैंकों को वैधानिक तरलता अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। वैधानिक तरलता अनुपात मतलब SLR। आप कमेंट करके बताइएगा कि SLR को कौन से मतलब कोई भी बैंक जो है SLR बना के रखती है वो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है, ये आप बताना है कमेंट करके। क्या वो 22 है, 24 है, 26 है, 30 है? पूरा डिटेल बता चुका हूँ, SLR के बारे में कंप्लीट बता चुका हूँ, कितना %। हाँ, आप ये भी करके बताइएगा कि मिनिमम SLR कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत बैंकों को लाइसेंस देने की शक्ति किसके पास है। तो कोई भी कंपनी अगर बैंक बनना चाहती है, बैंक खोलना चाह रही है, ठीक, बैंक से पहले तो कोई कंपनी होगी समान, तो अगर वो बैंक खोलना चाह रही है, बैंक का लाइसेंस लेना चाहती है, तो उसको क्या केंद्र सरकार से, आरबीआई से, राज्य सरकार से, या किससे उसको अनुमति लेना पड़ेगा। तो याद रखना आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला है भारत के बाहर निगमित किसी विदेशी कंपनी के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित पूंजी, ठीक है, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल के आप बोल सकते हैं। ठीक है, भारत के बाहर निगमित किसी भी विदेशी कंपनी के मामले में चुकता पूंजी और आरक्षित पूंजी का क्या मूल्य है। कहने का मतलब कोई भी अगर 1949 की बात बता रहा हूँ ना, 1949 के एक्ट के संबंध की अगर मैं बात बता रहा हूँ, केवल वर्तमान की बात नहीं है, उस समय के अधिनियम की बात है। अगर कोई घरेलू बैंक है, घरेलू कोई कंपनी है, बैंक खोलना चाहती है, तो कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए? 5 लाख तक का, 5 लाख तक का। अगर कोई विदेशी है, याद रखना है, विदेशी है तो उसके पास कितना होना चाहिए? 15 लाख तक का, 15 लाख तक का। समझ रहे हैं? और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इससे बड़े बड़े शहर में ये 20 लाख तक का जाता है। तो याद रखना आपको चुकता पूंजी और आरक्षित निधि का कुल मूल्य कितना होना चाहिए, तो वह 15 लाख रुपए इसका आंसर होगा। ठीक है, ये रहा आपके लिए कुछ MCQ लेकर आया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।